प्यारे बच्चों, आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम जो कि 2025 में आया था। ये फाइनल एग्ज़ाम है और आज के इस लेक्चर में हम सेट बी कर रहे हैं। जो भी सेट आए थे, सेट ए, सेट बी, सेट सी और डी, सब में क्वेश्चन है वो सेम आए थे, लेकिन जो क्वेश्चन है वो आगे पीछे आए थे। तो जो भी आप एक सेट कर रहे हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि 2025 में जो एग्ज़ाम है वो किस तरह का आया था। किसी भी पेपर को, ओल्ड पेपर को करने का ये फ़ायदा होता है, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पता लग जाते हैं, साथ में आपको पेपर का डिज़ाइन पता चल जाता है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरह तैयार किए जाते हैं। तो हमेशा ओल्ड पेपर हैं वो करने चाहिए। इसी सीरीज़ में हम आज सेट बी को कर रहे हैं कि जो आपका पेपर 2025 में आया था वो किस तरह का आया था। सेक्शन ए पार्ट 1 जो वेस्ट ईयर शास्त्र से लिए गए, तो पहले जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, 20 क्वेश्चन है। तो आप उनमें से देखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 है बाजार कीमत का निर्धारण किया जाता है। बाजार कीमत का जो निर्धारण किया जाता है वो अति अल्पकाल में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, जब कुल उत्पादन बढ़ रहा होता है तो जब सीमांत उत्पादन बढ़ रहा होता है तो कुल उत्पादन होता है। तो जब सीमांत उत्पादन बढ़ रहा होता है तो कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है। तो उपभोक्ता का जो प्रभुत्व होता है वो मुक्त अर्थव्यवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 4, जब मांग वक्र OX के समानांतर होता है तो मांग की लोच होती है। तो जब डिमांड कर्व है वो OX के पैरेलल होता है तो उस समय जो इलास्टिसिटी है वो इन्फिनिटिव के इक्वल होती है, यानी कि अनंत होती है। तो आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जब उत्पादन स्तर शून्य होता है उस समय परिवर्तनशील लागतें होती हैं। जब उत्पादन शून्य होता है उस समय जो परिवर्तनशील लागतें होती हैं वो भी शून्य होती हैं, क्योंकि परिवर्तनशील लागत उत्पादन के साथ घटती व बढ़ती है। जब उत्पादन शून्य होगा तो परिवर्तनशील लागत भी शून्य होगी। जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो परिवर्तनशील लागत भी ज़्यादा होगी। आगे पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण करती है केवल मांग, केवल पूर्ति, मांग एवं पूर्ति दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो मांग और पूर्ति है वो दोनों ही कीमत का निर्धारण करती हैं पूर्ण प्रतियोगिता में। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 अभिकथन और तर्क वाला है, जिसको हमें पढ़कर अच्छी तरह विकल्प का चयन करना है। अभिकथन है, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए का एक पहलू नहीं है, ये रोंग है। कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए का पहलू होता है, लेकिन इन्होंने बोल रखा पहलू नहीं है, तो ये रोंग हो गया। तर्क है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था को केंद्रीय समस्या का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल सही है। तो जो अभिकथन ए है वो असत्य है, लेकिन जो तर्क है वो सत्य है। तो जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सीमांत आगम इक्वल है। तो जो सीमांत आगत है वो इक्वल होता है TRN माइनस TRN माइनस 1 के। क्वेश्चन नंबर 9, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांग कम होने पर उसकी संतुलन कीमत क्या होती है, तो वो कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, वस्तु की कीमत और मांग के बीच कैसा संबंध पाया जाता है, तो उनके बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है, यानी कि नेगेटिव होता है। आप ऋणात्मक भी बोल सकते हो, ऋणात्मक संबंध होता है, क्योंकि कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की जो मांग है वो कम हो जाती है। कीमत कम होती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है, तो उल्टा संबंध होता है, इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 11, मांग में वृद्धि के कोई 3 कारण बताइए। मांग में वृद्धि अन्य तत्वों की वजह से होती है, कीमत के अलावा। जैसे एक उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो उपभोक्ता की आय बढ़ने से जो उपभोक्ता है वो ज़्यादा वस्तुओं की मांग करेगा, तो उपभोक्ता की आय बढ़ने से मांग में वृद्धि होती है। दूसरा, अगर भविष्य में हमें ये लगता है कि कीमत बढ़ने वाली है तो भविष्य में जिन वस्तुओं की हमें मांग करनी थी वो हम आज करना शुरू कर देते हैं, तो भविष्य की संभावना को देखते ही हमारी कीमत बढ़ जाती है। तीसरा, अगर क्रेताओं की संख्या बढ़ जाती है, जो उपभोक्ताएं हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, तब भी मांग में वृद्धि होगी। फैशन में अगर वृद्धि हो जाती है या उपभोक्ता की जो रुचि है वो वस्तु के अनुरूप है, तब भी मांग में वृद्धि होगी। पूरक वस्तु की कीमत में कमी होने की वजह से भी मांग में वृद्धि होती है। इसके अपोजिट, अगर प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होगी तो हम प्रतिस्थापन वस्तुओं की जो मांग है वो कम कर देंगे और उस वस्तु की मांग को बढ़ा देंगे। इस तरह मांग में वृद्धि के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपको कोई 3 कारण लिखना है। अथवा में जो क्वेश्चन है,
मांग में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? तो मांग में जो वृद्धि होती है वो कीमत के अलावा अन्य तत्वों में चेंज होने से जब मांग में वृद्धि होती है, जब मांग में अधिक मात्रा हम कंज्यूम करते हैं तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। तो समान कीमत रहती है, प्राइस में कोई चेंज नहीं होता, मांगी गई मात्रा में चेंज हो जाता है। मान लो पहले कीमत 5 थी, उस पर उपभोक्ता 10 इकाइयाँ खरीद रहा था, तो प्राइस अब भी सेम ही है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन उपभोक्ता अब जो मांग कर रहा है वो 10 की बजाय 20 कर रहा है। तो समान कीमत है, कीमत में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उपभोक्ता जो वस्तुओं की मांगी गई मात्रा है उसमें वृद्धि कर रहा है, तो उसे मांग में वृद्धि कहेंगे। और इसके जो कारण हो सकते हैं वो अभी हमने डिस्कस करे हैं। जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, पूरक वस्तुओं की जो कीमत है वो कम हो जाती है, तब भी मांग में वृद्धि हो जाती है, या प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, या उपभोक्ता को संभावना होती है कि भविष्य में कीमत बढ़ेगी तो वो आज ही उसकी मांग को बढ़ा देता है। इस तरह बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो मांग में वृद्धि करते हैं। क्वेश्चन यही है कि मांग में वृद्धि क्या है? मांग में वृद्धि जब समान कीमत पर उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक मांग करता है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जब पूर्ति पूर्णतः बेरोजगार हो तो उस समय मांग में कमी द्वारा संतुलन कीमत पर पड़ने वाले प्रभाव को रेखाचित्र द्वारा समझाइए। तो जब पूर्ति पूर्णतः बेरोजगार होती है तो उस समय संतुलन कीमत पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये हमें दिखाना है। सबसे पहले देख लो, जो संतुलन कीमत है वो डिमांड और सप्लाई द्वारा निर्धारित होती है। जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करते हैं तो वहाँ इक्विलिब्रियम जो कीमत है, इक्विलिब्रियम प्राइस है, वो डिटरमाइंड होता है। तो यहाँ जब हमें पूर्ति लेनी है वो पूर्णतः बेरोजगार लेनी है, तो देख लेते हैं कि जब पूर्ति पूर्णतः बेरोजगार होती है तो क्या इफेक्ट डलता है। ये मैंने सिर्फ आपको संतुलन कीमत समझाई है कि संतुलन कीमत क्या होती है। संतुलन कीमत वहाँ निर्धारित होती है जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हो, तो वहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो कीमत निर्धारित होती है वो हमारी संतुलन कीमत होती है और ये हमारी संतुलित मात्रा होती है। पूर्ति पूर्णतः बेरोजगार है। पूर्ति पूर्णतः बेरोजगार होने का मतलब ये है कि जो सप्लाई कर्व है हमारे वो ओ वाई के पैरेलल है, क्योंकि प्राइस में चेंज होने से सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, जो इलास्टिसिटी है वह जीरो है यहाँ पर। और डिमांड में देखना है तो मान लेते हैं कि ये हमारा डिमांड कर्व है इनिशियली, क्योंकि डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप होता है ऊपर से नीचे की तरफ। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ सप्लाई और डिमांड एक दूसरे के बराबर है। अब क्वेश्चन पूछ रखा है कि मांग में कमी, तो जब मांग में कमी होगी तो जो डिमांड कर्व है हमारा वो बाई तरफ शिफ्ट होगा। तो बाई तरफ शिफ्ट होने से नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है। मान लो हमने इसका नाम E1 रख दिया है, तो E1 रखने पर जो चेंज हुआ है डिमांड, जो चेंज हुआ है हमारी कीमत में, तो पहले कीमत हमारी ये थी जहाँ दोनों डिमांड और सप्लाई इक्वल थे, अब कीमत इससे नीचे है। तो जब पूर्ति पूर्णतः बेरोजगार होती है उस सिचुएशन में डिमांड अगर कम होगी तो जो हमारा प्राइस है वो भी कम हो जाएगा, लेकिन क्वांटिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह हम समझा सकते हैं कि जो संतुलन कीमत है वो कम हो जाएगी पहले से, जैसे ही हमारी डिमांड कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पूर्ति के नियम के अपवाद बताइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूर्ति का नियम होता क्या है। पूर्ति का नियम हमें बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में और उस वस्तु की मात्रा में सीधा संबंध होता है। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी तो वस्तु की जो सप्लाई है वो भी बढ़ेगी, और कीमत के कम होने से वस्तु की जो सप्लाई है यानी क्वांटिटी है वो भी कम होगी। तो पूर्ति का नियम हमें बताता है कि पूर्ति किसी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में धनात्मक संबंध है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की अपनी कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है और कीमत के कम होने पर पूर्ति कम हो जाती है। अब पूर्ति के नियम के अपवाद क्या है, जहाँ पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। तो सबसे पहले जो कृषि है प्राकृतिक आधारित है तो उस पर
पूर्ति का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि अगर कीमत ज़्यादा हो जाती है किसी प्रोडक्ट की, गेहूं की या चावल की, किसी की भी, उस समय भी हमें उसकी वस्तु की जो पूर्ति है वो बढ़ा नहीं सकते, गेहूँ की पूर्ति बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि गेहूँ है वो सीजनल है, अपने टाइम पे ही होता है, अपनी कंडीशन में ही होता है। कीमत चाहे जितनी मर्जी हो जाए, लेकिन हम उसकी क्वांटिटी को एकदम से नहीं बढ़ा सकते हैं। दूसरा, अगर हम एग्जाम्पल लें अपवाद का, तो वो है सामाजिक प्रतिष्ठा वाली चीज़ें, जैसे सोना है, डायमंड है, हीरा है। तो प्राइस उनका ज़्यादा है, फिर भी उनकी पूर्ति को हम नहीं बढ़ा सकते। थर्ड है नाशवान वस्तुएं, जो जल्दी ख़राब हो जाती है। उन वस्तुओं को अगर उत्पादक को कम प्राइस भी मिल रहा है, तब भी हम उसकी ज़्यादा बेचने को उसकी कोशिश करते हैं, और बेचने का मतलब है कि हम उसकी सप्लाई ज़्यादा करना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर वो नाशवान वस्तु उस समय अ, बिक्री नहीं होती उस वस्तु की, तो वो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ भी पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। तो पूर्ति का जो अपवाद है, तो वो 3 चीज़ें पे डिपेंड कर रहा है कि जो भी प्राकृतिक तत्वों पर आधारित है, चाहे वो कृषि है या कोई अन्य वस्तु है, उस पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता, नाशवान वस्तुओं पर लागू नहीं होता, और सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुएं हैं, जैसे डायमंड है या गोल्ड जा सकता। अथवा में जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, कुल परिवर्तनशील लागत और कुल स्थिर लागत की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले जो परिवर्तनशील लागत है वो प्रोडक्शन के साथ ही परिवर्तित होती है, इसलिए इसका नाम परिवर्तनशील लागत कहा जाता है। तो परिवर्तनशील लागतें वो लागत होती हैं जो उत्पादन की मात्रा के साथ चेंज होती रहती है, परिवर्तनशील होती है। अगर उत्पादन प्रोडक्शन जीरो है, तो जो परिवर्तनशील लागत है, वेरिएबल कॉस्ट है, वो भी जीरो होती है। अगर प्रोडक्शन बढ़ता है, तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी बढ़ती है। सेम अगर प्रोडक्शन कम होता है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होती है। तो जो परिवर्तनशील लागत है वो उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित होती है। अगर हम बात करें बंदी लागत की, तो बंदी लागत फिक्स होती है। उत्पादन कम हो या ज़्यादा हो या शून्य हो, तब भी वो कुछ ना कुछ होती है। तो उत्पादन की मात्रा के साथ इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उत्पादन अगर शून्य है, प्रोडक्शन जीरो है, तब भी जो बंदी लागत है वो सेम ही रहती है। उत्पादन अधिकतम हो, मैक्सिमम हो, तब भी जो कॉस्ट है वो सेम ही रहती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो जो किराया है, आपने कोई भी कमरा या कोई भी प्लांट किराए पे लिया है, तो आप वहाँ प्रोडक्शन कर रहे हो या नहीं, लेकिन किराया आपको देना होगा। तो प्रोडक्शन जीरो है, तब भी आपको किराया देना है, और प्रोडक्शन मैक्सिमम है, तब भी आपको किराया देना है। तो ये आपकी बंदी लागत होगी। सेम इसके अंदर एग्जाम्पल है, स्थायी कर्मचारियों का वेतन है, या लाइसेंस फीस है, या कोई भी प्लांट या मशीन खरीदी है उसकी लागत है। अगर हम परिवर्तनशील लागत की बात करें, तो इसमें आपका आएगा कच्चे माल की लागत। कच्चे माल का प्रयोग उतना ही अधिक होगा जितना प्रोडक्शन होगा। अगर प्रोडक्शन जीरो है, तो कच्चे माल की लागत नहीं होगी। दूसरा, अस्थायी कर्मचारी। अस्थायी कर्मचारी यानी कि टेम्परेरी जो वर्कर हैं, तो टेम्परेरी वर्कर की जो संख्या है वो तभी बढ़ेगी जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा, तो अस्थायी कर्मचारियों को काम पर नहीं रखा जाएगा। थर्ड है बिजली का व्यय। जितने ज़्यादा आप बिजली का प्रयोग करोगे, बिल उतना ही ज़्यादा आएगा। तो इस तरह हम परिवर्तनशील लागत और कुल बंदी लागत में डिफरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जो अथवा में दे रखे है, योग्यता आधारित प्रश्न। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और काफ़ी इजी है, हम आसानी से कर सकते हैं। उत्पादन की इकाइयाँ गिवन है, आगम दे रखे हैं, यानी कि टोटल रेवेन्यू है वो दे रखे है TR। तो हमें AR और MR निकालना है। तो जो हमारा AR होता है वो होता है TR, यानी कि टोटल रेवेन्यू डिवाइड में क्वांटिटी जो भी प्रोडक्शन हुआ है, और जो हमारा MR होता है वो होता है TR, हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी किया है, TRN माइनस TRN-1, यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करने के बाद, एक एक्स्ट्रा यूनिट की बिक्री करने के बाद कुल आगम में जो चेंज होता है वो हमारा सीमांत आगम कहलाता है। अब AR निकालना है, तो AR आसान है। कुल आगम 20 को मात्रा से डिवाइड करना, तो 20 को 1 से डिवाइड करेंगे 20, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15, 39 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 13, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे 10, 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8, और 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6। इस तरह हमारा AR निकल जाएगा। MR एक्स्ट्रा यूनिट
का प्रोडक्शन बिक्री करने से जो कुल आगम में चेंज होता है वो हमारा MR कहलाता है। तो फर्स्ट का होगा 20, सेकंड होगा 30 माइनस 20 यानी कि 10, फिर आगे 39 माइनस 30 तो 9 होगा। नेक्स्ट 40 माइनस 39 तो 1, नेक्स्ट 40 माइनस 40 तो 0, नेक्स्ट 36 माइनस 40 तो -4। इस तरह काफ़ी इजी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वास्तविक एवं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। तो जो वास्तविक विज्ञान होता है वो हमें ये बताता है कि क्या था, क्या है और क्या होगा, जबकि जो आदर्शात्मक विज्ञान है वो हमें बताता है कि क्या होना चाहिए। तो ये एक मूल्य को दर्शाता है क्या होना चाहिए, जबकि जो वास्तविक विज्ञान है वो तथ्य बेस होता है। तो जो वास्तविक विज्ञान है वो सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, लेकिन जो आदर्शात्मक विज्ञान है उसकी हम जांच नहीं कर सकते कि ये सत्य है या असत्य है, ये केवल एक विचार होता है। वास्तविक विज्ञान को हम जान सकते हैं क्योंकि ये तथ्यों के बेस पे होता है, आंकड़ों के बेस पे होता है, लेकिन जो आदर्शात्मक विज्ञान है उसको जांचा नहीं जा सकता है। उसकी हम बस व्याख्या कर सकते हैं। किसी इंसान के लिए जो विचार हैं वो हमारे आदर्शात्मक विज्ञान में लिए जाएंगे, जैसे कि भारत से गरीबी दूर होनी चाहिए, ये आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में है। लेकिन भारत में गरीबी कितनी है आंकड़ों बेस, तो वो वास्तविक विज्ञान कहलाएगा। तो वास्तविक विज्ञान के जो कथन है वो मूल्यांकन निहित नहीं होते, उनमें कोई मूल्यांकन जजमेंट नहीं होती है, जबकि जो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है उसमें मूल्यांकन होता है। तो इनके बीच में यही डिफरेंस है। वास्तविक कथन सत्य असत्य हो सकते हैं लेकिन उनकी हम जांच कर सकते हैं, लेकिन आदर्शात्मक कथनों की हम जांच नहीं कर सकते, ये केवल विचारों को दर्शाते हैं। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बताइए। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वो आर्थिक समस्याओं का व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत इकाइयों के रूप में स्टडी करता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का काफ़ी महत्व है। पहले अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली समझने के लिए एक अर्थव्यवस्था किस तरह कार्य करती है इसका अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। उत्पादन क्या है, उपभोग क्या है, उन सब की स्टडी व्यष्टि अर्थशास्त्र में की जाती है। दूसरा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं वो भविष्य वाणी के आधार पर भी बनाए जा सकते हैं। जैसे जो कीमत है, कीमत में चेंज होने से किसी वस्तु की जो मात्रा है उसमें कितना चेंज होगा, तो अन्य बातें समान रहने पर हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। आर्थिक नीतियाँ हैं वो व्यष्टि अर्थशास्त्र बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग करके हम आर्थिक नीतियाँ बनाते हैं। दूसरा, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनकी बेशक हम समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं, लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को समझने में हमारी मदद करता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। आर्थिक कल्याण संबंधी जो अध्ययन है वो भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। तो ये आर्थिक कल्याण से मानव का विकास होता है। तो इस तरह व्यष्टि अर्थशास्त्र हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम मैनेजमेंट प्रबंध संबंधी कार्य भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, उच्चतम कीमत क्या होती है। उच्चतम कीमत से अभिप्राय उस अधिकतम कीमत से है जो उत्पादक अपनी वस्तु के लिए प्राप्त कर सकता है। इसे उस स्थिति में लागू किया जाता है जब जीवन के लिए जो जरूरी आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे चीनी है या दवाइयाँ हैं उनकी बाजार में अत्यधिक दुर्लभता हो जाती है। तो उच्चतम कीमत हमेशा जो संतुलन कीमत है डिमांड और सप्लाई की उससे नीचे रखी जाती है, क्योंकि अगर डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग रखी जाएगी तो इस सिचुएशन में जो प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा और जो गरीब व्यक्ति हैं वो इस कीमत पर वस्तुओं को जो जीवन के लिए ज़रूरी है उनको नहीं खरीद पाएंगे। तो उच्चतम कीमत हमेशा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उससे नीचे निर्धारित की जाती है। अगर हम बात करें न्यूनतम कीमत की, तो न्यूनतम कीमत जो हमारी संतुलन कीमत है जो डिमांड और सप्लाई से निर्धारित होती है उससे ऊपर डिसाइड की जाती है। ऐसा तब होता है जैसे कृषि क्षेत्र में जब किसी वस्तु की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई की वजह से प्राइस कम होता है तो सरकार एक
न्यूनतम कीमत निर्धारित कर देती है कि इससे कम जो प्राइस है वो नहीं जाएगा। न्यूनतम कीमत से प्राइस उससे कम से कम कीमत से है जो उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए दी जाती है। किसानों को न्यूनतम आय सुनिश्चित करने के लिए प्राय उन्हें यह कीमत दी जाती है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, उच्चतम कीमत तब डिसाइड की जाती है जब डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से। तो डिमांड ज़्यादा होने की वजह से जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, जिससे चोर बाज़ारी या कुछ काले बाज़ारी जैसी सिचुएशन हो जाती है। तो जो सरकार है वो प्राइस कम कर देती है। और जो न्यूनतम कीमत तब निर्धारित की जाती है जब किसी वस्तु की सप्लाई ज़्यादा है और सप्लाई होने की वजह से उस वस्तु का जो प्राइस है वो कम होता जाता है। तो सरकार ये सुनिश्चित करती है कि जो उत्पादक है उनका शोषण ना हो, इसलिए जो कीमत है वो संतुलन कीमत से ऊपर रखी जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। कुल लागत और सीमांत लागत से क्या अभिप्राय है, इनके बीच में पाए जाने वाले संबंध को समझाइए। कुल लागत से अभिप्राय किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने से जो कुल धन खर्च करना पड़ता है या जो कुल खर्च होता है उसे हम कुल लागत कहते हैं। जैसे यदि 50 पेनों का उत्पादन करना है और 50 पेनों का उत्पादन करने के लिए जो खर्च आया है वो 500 रुपये आया है, तो जो टोटल खर्च आया है वो 500 रुपये है। तो जो 500 रुपये की लागत है हमारी, वो हमारी कुल लागत कहलाएगी। और वो 50 कॉपियों की या 50 पेन जो भी हमने प्रोडक्शन करा है उसका होता है। अगर हम बात करें सीमांत लागत की, तो जो सीमांत लागत है वो हमें बताता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करने से टोटल प्रोडक्शन में क्या चेंज हुआ है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो अंतर आता है उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। तो जो एमसी है हमारी, मार्जिनल कॉस्ट या सीमांत लागत है, उसको हम टोटल कॉस्ट से निकालते हैं। टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1, यानी कि n यूनिट का प्रोडक्शन करने की जो लागत है वो होती है टोटल n। मान लो हमें 5वीं यूनिट की कॉस्ट निकालनी है, तो यहाँ आ जाएगी टोटल कॉस्ट जो 5वीं यूनिट की थी और टोटल कॉस्ट 5वीं माइनस 1 यानी कि चौथी। इस तरह हम मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं। दूसरा फॉर्मूला जो एमसी का होता है वो होता है डेल्टा टोटल कॉस्ट यानी कि टीसी डिवाइड में डेल्टा क्यू। एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करने से टोटल कॉस्ट में जो चेंज हुआ है वो हमारी सीमांत लागत कहलाती है। अब हम संबंध देख लेते हैं इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है कुल लागत और सीमांत लागत में। सबसे पहले यही है कि जो सीमांत लागत है उसकी गणना हम टोटल कॉस्ट से निकालते हैं। अभी हमने फॉर्मूला भी किया था। जो एमसी है वो टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1 होती है। दूसरा, जब कुल लागत बढ़ती है, जो टोटल कॉस्ट है अगर वो बढ़ती दर से बढ़ रही है तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी बढ़ती है, पॉजिटिव रहती है। जब जो जब मार्जिनल जो टोटल कॉस्ट है अगर वो बढ़ती दर से बढ़ रही है तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी बढ़ती है। लेकिन अगर टोटल कॉस्ट है अगर वो घटती दर से बढ़ रही है तो उस समय जो सीमांत लागत है वो भी घटती है। कुल लागत में जो वृद्धि अगर बंद हो जाती है तो जो मार्जिनल कॉस्ट है उसकी लागत न्यूनतम होती है। इस तरह जो मार्जिनल कॉस्ट है और टोटल कॉस्ट में संबंध होता है। अथवा में जो क्वेश्चन है वो है कारक के बढ़ते प्रतिफल से क्या अभिप्राय है। कारक के बढ़ते प्रतिफल के क्या क्या कारण है। कारक का बढ़ता प्रतिफल उस सिचुएशन में होता है जब टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ती दर से बढ़ता है। जब हम किसी स्थिर कारक का प्रयोग के साथ परिवर्तनशील कारक की अधिक मात्रा का प्रयोग करते हैं, यानी कि अधिक परिवर्तनशील कारक को लगाते हैं, तो उस सिचुएशन में जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ती दर से बढ़ता है। इस समय जो हमारी सीमांत लागत है वो कम होती है और जो मार्जिनल प्रोडक्शन है एमपी है वो बढ़ता है। तो इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे जो भूमि की इकाई स्थिर है, कांस्टेंट है, उस पर हम लेबर की मात्रा को बढ़ाते हैं। पहले जो एक लेबर का प्रयोग कर रहे थे, फिर 2, 3 इस तरह हम लेबर की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। 5 इस तरह हमने कर लिया। और जो हमारा टोटल प्रोडक्शन हो रहा है यूनिट में, तो पहले जब हमने एक लेबर लगाया था तो 4 प्रोडक्शन हो रहा था, उसके बाद 10 हो रहा है, फिर 18
और फिर 28 और फिर आगे 40। इस तरह जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ती दर से बढ़ रहा है। और जो हमारा एमपी है चेंज को शो करेगा, तो 4, 6, 8 इस तरह हमारा एमपी है वो भी लगातार बढ़ रहा है। तो जो टीपी है वो बढ़ती दर से बढ़ रहा है और जो एमपी है वो हमारा पॉजिटिव है, मार्जिनल प्रोडक्ट है। इस समय जो हमारी कॉस्ट है वो लगातार घटती है, तो इसे हम बढ़ती लागत का प्रतिफल कहते हैं। यानी कि जिस मात्रा में हमने कारक का प्रयोग किया है, प्रोडक्शन में चेंज उससे कई गुना बढ़ रहा है, तो वो बढ़ती प्रतिफल का नियम होता है। डायग्राम से अगर हम देखें टोटल प्रोडक्शन को और एमपी को, मार्जिनल प्रोडक्ट को, तो जो टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम लेबर या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, तो जो टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ती दर से बढ़ रहा है, यानी कि पॉजिटिव है। और जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी लगातार बढ़ रहा है, तो वो भी हमारा बढ़ता है। तो ये बढ़ते प्रतिफल का नियम बताता है। अब इसके कारण क्या क्या है? इसके कारण ये है कि हमने साधनों का उचित प्रयोग किया है। स्थिर साधन और जो परिवर्तनशील साधन है उनके बीच में जो सामंजस्य है, जो एडजस्टमेंट है या कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है। परिवर्तनशील जो कारक है, लेबर है, उसकी कार्यकुशलता है वो लगातार बढ़ रही है। और थर्ड है जो स्थिर कारक है उसका पूर्ण प्रयोग हो रहा है, तो जिसकी वजह से हमें बढ़ते प्रतिफल का नियम मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, तटस्थ वक्र से क्या अभिप्राय है, इसकी क्या विशेषता है? तटस्थ वक्र यानी कि उदासीन वक्र क्या होता है? तो तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। तो दी हुई आय पर उपभोक्ता दो वस्तुओं के उन संयोगों को प्राप्त करता है जिससे उसे समान संतुष्टि मिलती है, तो उसे हम तटस्थ वक्र कहते हैं। तो अगर हम तटस्थ वक्र की बात करें इंडिफरेंस कर्व की, तो सबसे पहले जो तटस्थ वक्र है वो ऋणात्मक ढलान वाला होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ होता है, क्योंकि ये दो वस्तुओं को ले रहा है। अगर हम एक वस्तु के कंजप्शन को बढ़ा रहे हैं तो हमें दूसरी वस्तु का जो कंजप्शन है वो कम करना पड़ेगा, इसलिए ये नेगेटिव स्लोप का होता है कि एक की मात्रा को बढ़ाने से, अगर हम एप्पल की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी लेना चाहते हैं, तो हमें ऑरेंज की जो मात्रा है वो कम करनी पड़ेगी। दूसरा, तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर है, कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स होने का मतलब ये कि हमेशा अगर हम किसी वस्तु की ज़्यादा मात्रा को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमेशा हमें जो त्याग है वो ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसमें प्रतिस्थापन की जो दर है वो घट रही है, क्योंकि जैसे जैसे हम एप्पल को बढ़ाएंगे, एप्पल की मात्रा को बढ़ाएंगे, ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे, तो हमेशा उपभोक्ता दूसरी वस्तु को कम त्यागने की कोशिश करता है। दूसरा, जो तटस्थ वक्र है कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते। अगर एक से ज़्यादा तटस्थ वक्र हैं तो वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तटस्थ वक्र ऊपर हो सकते हैं नीचे, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तटस्थ वक्र कभी भी OX या OY को टच नहीं करता है, और जितना तटस्थ वक्र ऊपर होगा वो उतनी ही यूटिलिटी को शो करेगा। तो ये विशेषताएं हैं। पहले है जो तटस्थ वक्र है वो ऋणात्मक ढलान वाला होगा। दूसरा, ये कन्वेक्स होगा। तीसरा, तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। चौथा, जितना इंडिफरेंस कर्व उतना ऊंचा होगा वो उतनी ही यूटिलिटी को शो करेगा। फिफ्थ है जो तटस्थ वक्र है ना तो एक्स को टच करेगा और ना ही वाई एक्स को टच करेगा। आगे हम इसके अथवा का क्वेश्चन देख लेते हैं। अथवा में है मांग की कीमत लॉस से क्या अभिप्राय है और इसको प्रभावित करने वाले कारणों की व्याख्या कीजिए। तो मांग की कीमत लॉस कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है कि कीमत में चेंज होने से क्वांटिटी में कितने % चेंज होता है, ये हमें मांग की कीमत लॉस बताती है। तो जो फॉर्मूला होता है कीमत लॉस का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड P/Q, डेल्टा Q/डेल्टा P। इसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे वस्तु की प्रकृति, वस्तु की किस तरह की प्रकृति है, नाशवान वस्तु है या टिकाऊ वस्तु है, डिपेंड करता है कि या जो वस्तु है वो आवश्यक है या विलासियत है। अगर जो अनिवार्य वस्तु है तो उनकी जो मांग की लोच है वो बेलोचदार होती है, लेकिन जो आरामदायक वस्तुएं होती हैं उनकी जो मांग की लोच है वो इकाईदार होती है। इसके अपोजिट जो प्रतिशत सूचक वस्तुएं जैसे कार वगैरह हैं उनकी जो मांग की लोच है वो इकाई से अधिक होती है।
दूसरा, स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि। जिन वस्तुओं के स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध है, जैसे चाय और कॉफ़ी है, तो उनकी जो मांग की लोच है वो अधिक होती है, क्योंकि एक वस्तु की कीमत के बढ़ जाने से उसकी दूसरी वस्तु की मात्रा में चेंज हो जाता है। थर्ड है विभिन्न प्रयोगों वाली वस्तुएं। जिन वस्तुओं का प्रयोग हम अलग अलग तरह से कर सकते हैं, जैसे दूध है, बिजली है, तो उनकी मांग अधिक लोचदार होती है, जबकि जिन वस्तुओं का प्रयोग एक ही तरह किया जाता है उनकी मांग बेलोचदार होती है। फोर्थ है उपभोग का स्थगन। जिन वस्तुओं का उपभोग हम भविष्य के लिए टाल सकते हैं उनकी मांग लोचदार होती है। इसके विपरीत जिन वस्तुओं की मांग को भविष्य में हम स्थगित नहीं कर सकते उनकी मांग कम लोचदार होती है। मांग की लोच को अन्य तत्व भी प्रभावित करते हैं, जैसे उपभोक्ता की आय। जिन वस्तुओं पर उपभोक्ता की कम आय खर्च होती है, जैसे नमक वगैरह, तो उनकी मांग बेरोजगार होती है। लेकिन जिन पर उपभोक्ता की आय अधिक खर्च होती है, कार है या अन्य महंगी चीज़ें हैं, उन पर जो मांग की लोच है वो अधिक लोचदार होती है। उपभोक्ता की जो आदत है उस पर भी इलास्टिसिटी है वो डिपेंड करती है। जिन वस्तुओं की उपभोक्ता को आदत है उनकी मांग बेरोजगार है, उपभोक्ता उनमें चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन जिन वस्तुओं की उपभोक्ता को आदत नहीं है उनकी मांग लोचदार होती है। कीमत स्तर भी मैटर करता है कि कीमत स्तर कैसा है। वस्तु की कीमत अगर ऊंचे स्तर पर की जाती है तो मांग की लोच अधिक होगी। कीमत के नीचे स्तर पर मांग की जो लोच है वो कम होगी। समय पीरियड है वो भी काफ़ी मैटर करता है। अल्पकाल में किसी वस्तु की जो मांग है वो बेरोजगार होती है, जबकि दीर्घकाल में उस वस्तु की मांग लोचदार होती है। तो इस तरह बहुत सारे फैक्टर हैं जो मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। अब सेक्शन बी समष्टि अर्थशास्त्र। सबसे पहले वैकल्पिक प्रश्न, सरकार की गैर कर योग्य आय का प्रमुख स्रोत है। तो फीस, लाइसेंस और परमिट तीनों ही चीज़ हैं वो गैर कर योग्य आय हैं, तो जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्राथमिक घाटा होता है, तो प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान होता है, तो जो आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर, शेष विषम क्षेत्र वह है जो आयात और निर्यात करता है, आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, किसी देश की मुद्रा की कुल मात्रा में शामिल है, तो तीनों ही शामिल होते हैं, सिक्के, करेंसी और मांग जमाए, बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 22, यदि एमपीसी 0 है तो गुणक क्या होगा, तो अगर एमपीसी 0 है तो गुणक की वैल्यू 1 होगी। के इक्वल होता है 1/1 माइनस एमपीसी। तो जैसे ही हम वैल्यू 0 रखेंगे तो जो के की वैल्यू है वो 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 23, लाभ की आशा से प्रेरित होकर किया गया निवेश क्या कहलाता है, तो लाभ की आशा से जो प्रेरित होकर निवेश किया जाता है उसे हम प्रेरित निवेश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो एसेरेशन और रीजनिंग का है, एक बंद अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात का मूल्य शून्य होता है, बिल्कुल सही है। एक बंद अर्थव्यवस्था में बाकी दुनिया से कोई संबंध नहीं होता है, ये भी सही है। और इसी वजह से जो आयात और निर्यात है वो शून्य होते हैं, तो दोनों ही सही हैं। और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25, वस्तु और सेवा कर क्या है, तो वो अप्रत्यक्ष कर है, फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 26, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित करती है, ये कथन किसका है, तो ये कथन जेबीसी का है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है, तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक है। क्वेश्चन नंबर 28, बजट का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। बजट क्या है, बजट विवरण होता है एक लेखा वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार की प्राप्तियों और व्यय का अनुमानित वितरण होता है कि एक साल के अंदर सरकार को कितनी प्राप्तियाँ और खर्च हो सकते हैं, तो ये विवरण होता है। तो इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे संपूर्ण राजकोषीय अनुशासन होता है। सरकार आय और व्यय को संतुलित करती है, अपने आय और व्यय को निर्धारित करती है कि उसको कितना खर्च करना है। तो जो भी निर्देशन होते हैं कि आय और व्यय को कैसे खर्च करना है या इनके बीच में संतुलन स्थापित करना है, घाटे की वित्त व्यवस्था अपनानी है या बजट की व्यवस्था अपनानी है, तो ये सारा बजट के अकॉर्डिंग ही होता है। बजट अर्थव्यवस्था की संपूर्ण राजकोषीय अनुशासन को स्थापित करता है। राजकोषीय अनुशासन से पर्याय उस स्थिति से है जिसमें सरकार की आय और व्यय के बीच में आदर्श संतुलन होता है। सरकार अपने खर्चों को
देखते हुए आय को बढ़ाती है या आय को देखते हुए अपने खर्चे को कम करती है। साधनों का बंटवारा होता है अच्छे से। बजट के माध्यम से सरकार साधनों का आवंटन करती है। सरकारी सेवाओं की उपलब्धि होती है, जैसे यातायात की सुविधा है, संचार है या रोजगार वगैरह है, तो सरकार अपना खर्च देखती है कि उन्हें किन किन जगह खर्च करना है, निर्माण कार्यों पे करना है या सुरक्षा पे। तो कानून व्यवस्था बनाने के लिए भी बजट का इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करों की विशेषता बताइए अथवा में है। तो सबसे पहले कर देख लेते हैं। कर एक आवश्यक भुगतान है जो सरकार को देना होता है। सरकार किसी व्यक्ति, फर्म या किसी इकाई पर लगाती है, तो वो जो कर जिस पर लगाया जाता है उस व्यक्ति को देना होता है। और कर एक कानूनी बाध्यता है। तो कर एक आवश्यक भुगतान है जो किसी व्यक्ति या फर्म द्वारा सरकार को दिया जाता है। तो अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो पहले ये है कि ये अनिवार्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति को ये देना अनिवार्य है क्योंकि ये कानूनी बाध्यता है। दूसरा, कर में और लाभ का कोई अनुपातिक संबंध नहीं होता। जिस व्यक्ति ने टैक्स दिया है जरूरी नहीं है उसको लाभ मिले। कर से जो लाभ मिलता है वो पूरे समाज को मिलता है। समाज के हित के लिए सरकार कार्य करती है। कर देना व्यक्ति का निजी दायित्व है। अगर टैक्स किसी वस्तु पर भी लगता है तब भी उस व्यक्ति को कर देना होता है जिस व्यक्ति ने वो वस्तु ली है, कर चाहे जिस व्यक्ति पर लगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो योग्यता आधारित प्रश्न है, जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सोल्व करना है। आपकी चॉइस है। तो इसमें राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटे की आपको गणना करनी है। सबसे पहले देख लेते हैं राजस्व घाटा क्या होता है। राजस्व घाटा होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। तो राजस्व जो व्यय है वो 4,20,840 है और जो राजस्व प्राप्ति है वो 4,42,980 है। जब हम इनको माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 42,140। ये हमारा राजस्व घाटा है। तो राजस्व घाटा हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा। जो राजकोषीय घाटा है वो होता है कुल व्यय माइनस जो राजस्व प्राप्ति है वो प्लस में ऋणों की वसूली और अन्य प्राप्ति। तो सबसे पहले जो राजस्व प्राप्ति है और ऋणों और अन्य जो प्राप्ति है उनको प्लस कर लेंगे और उनको कुल व्यय में से माइनस कर देंगे। गैर ऋण से जो पूंजीगत प्राप्ति है वो आपकी 34,230 है। तो इसको हम राजस्व प्राप्ति में ऐड करेंगे। तो जो हमारी राजस्व प्राप्ति है वो 4,42,980 है। उसमें हम 34,230 जो पूंजीगत प्राप्ति है वो उसको प्लस करेंगे। उसके बाद इसको हम 4,54,380 में से माइनस करेंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा 21,830। ये हमारा राजकोषीय घाटा होगा। नेक्स्ट हमें बताना है प्राइमरी डेफिसिट। प्राथमिक घाटा है। प्राथमिक घाटा होता है जो राजकोषीय घाटा, उसमें से ब्याज के भुगतान को हमें माइनस करना है। तो ब्याज का भुगतान देख लेते हैं कितना है। ब्याज का जो दायित्व है वो 12,120 है और जो हमारा राजकोषीय घाटा आया था वो आया था हमारा 21,830। तो 21,830 में से 12,120 आप माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वो आपका 9,710 होगा। तो ये हमारा प्राथमिक घाटा होगा। आगे है निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। औसत उपभोग प्रवृत्ति बिल्कुल आसान है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू इनकम C/Y। ऐसे ही सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC हमें बताती है चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो APC है वो कंजम्पशन और इनकम यानी कि उपभोग और आय का अनुपात है, जबकि जो MPC है वो चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम होता है। आगे है औसत बचत प्रवृत्ति यानी कि APS। तो वो S/Y होती है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है समग्र मांग के घटों का वर्णन कीजिए। तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमारी C+I होती है। कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट यानी कि उपभोग और निवेश।
तो इस तरह व्याख्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पूंजीगत अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता बताइए। नेक्स्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता बताइए। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि बाजार अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो बाजार शक्तियों द्वारा होती हैं। बाजार शक्ति यानी कि डिमांड और सप्लाई। तो जो भी निर्णय लिया जाता है वो डिमांड और सप्लाई से ही लिया जाता है, यानी कि उत्पादन क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, ये सारे के सारे जो निर्णय लिए जाते हैं वो बाजार शक्तियों द्वारा लिए जाते हैं। इसलिए इसे मुक्त अर्थव्यवस्था भी बोला जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उपभोक्ता वस्तुओं की मुख्य विशेषता बताइए। तो सबसे पहले देख लेते हैं उपभोक्ता वस्तुएं कौन सी होती हैं। उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। उपभोक्ता डायरेक्ट कंजक्शन करता है इनका, जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं, दूध है, मकान है, जिनमें उपभोक्ता स्वयं यूज कर रहा है जिन वस्तुओं को, उन्हें हम उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। तो उपभोक्ता वस्तुओं को 4 तरह वर्गीकृत किया जाता है। टिकाऊ वस्तु जो लंबे समय तक चलती रहती हैं उन्हें हम टिकाऊ वस्तुएं बोलते हैं, जैसे टीवी वगैरह है, रेडियो वगैरह है। अटिकाऊ वस्तु, अटिकाऊ जो वस्तुएं होती हैं वो भी टिकाऊ वस्तु की तरह ही मजबूत होती हैं और लंबे समय तक चलती है, लेकिन उनका जो समय पीरियड है वो टिकाऊ वस्तुओं से थोड़ा कम होता है। जैसे कपड़े हैं, फर्नीचर है, क्रॉकरी का सामान है या बिजली का सामान है, वो अटिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में आता है। फिर है गैर टिकाऊ वस्तु। गैर टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका कंजप्शन है वो थोड़े समय के लिए किया जाता है, जैसे रोटी है या सब्जी है, वो हमारी गैर टिकाऊ वस्तुएं होती हैं। और जो फोर्थ होता है वो हमारी सेवाएं हैं। इस तरह वस्तुओं को हम 4 भागों में बांटते हैं, टिकाऊ, अटिकाऊ, गैर टिकाऊ और सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुगतान शेष और व्यापार शेष में अंतर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट होता है। तो जो व्यापार शेष है वो एक संकुचित धारणा है, जबकि भुगतान शेष है वो विस्तृत धारणा है। व्यापार शेष भुगतान शेष का ही एक भाग होता है, जबकि भुगतान शेष है वो काफ़ी विस्तृत है। और व्यापार शेष में हम वस्तुओं को लेते हैं, दृश्य मदों के आयात निर्यात को लेते हैं। इसके विपरीत जो भुगतान शेष है उसमें हम सभी मदों, वस्तु और सेवा और पूंजी के आयात निर्यात को लेते हैं। तो जो व्यापार शेष है वो संतुलित या संतुलित दोनों हो सकते हैं, लेकिन भुगतान शेष हमेशा ही संतुलित रहता है। आर्थिक दृष्टि से व्यापार शेष की तुलना में भुगतान शेष का अधिक महत्व है, क्योंकि इसमें हम तीनों चीज़ों को लेते हैं, दृश्य मदे, अदृश्य मदे और पूंजी अंतरण। तो भुगतान शेष एक विस्तृत शब्द है, जबकि जो व्यापार शेष है वो एक संकुचित धारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिकूल भुगतान को सुधारने के उपाय। प्रतिकूल भुगतान शेष तब होता है जब हमारे आयात ज़्यादा होते हैं और निर्यात कम होते हैं, तो उस समय हमारे देश का जो पैसा है वो विदेशों में ज़्यादा जाता है, हमारी पूंजी, हमारे पास पूंजी कम होती है। तो भुगतान शेष को 2 तरीके से सुधारा जा सकता है, या तो निर्यात को बढ़ाया जाए या आयात को कम किया जाए, यानी कि जो आयात है उसको हतोत्साहित करना है और जो निर्यात है उसको प्रोत्साहन देना है। तो आयात को हतोत्साहित यानी कि कम करने के क्या क्या उपाय हैं। हम टैक्स लगा सकते हैं, आयात कर लगा सकते हैं, जिसकी वजह से जो आयात वस्तु हैं वो महंगी हो जाएंगी, लोग उनको कम खरीदेंगे। या आयात कोटा निर्धारित कर सकते हैं जिससे कम वस्तुएं विदेशों से मंगाई जाएंगी। दूसरा, हम जो आयातित वस्तुएं हैं जिनकी मांग हमारे देश में है, उन वस्तुओं का उत्पादन अपने देश में कर सकते हैं, जिससे हमें विदेशों से आयात नहीं करनी पड़ेगी। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हम आर्थिक सहायता दे सकते हैं। तो निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए हम बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, जैसे जिन वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है उनको आर्थिक सहायता दे सकती है सरकार, जिससे जो खर्च होगा वो कम होगा और उद्योग धंधे ज़्यादा विकसित होंगे। दूसरा, अवमूल्यन किया जा सकता है। अवमूल्यन से का मतलब है कि अपने पैसे की जो वैल्यू है, जो करेंसी की जो वैल्यू है वो विदेशी करेंसी के कंपैरिजन में सस्ती कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो आयात है वो महंगा हो जाएगा और लोग उसको कम खरीदेंगे और जो हमारा निर्यात है वो सस्ता हो जाएगा। दूसरा, हम राज्य व्यापार को बढ़ा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बजाय हमें अंतर क्षेत्रीय व्यापार करना चाहिए, जिससे जो हमारा निर्यात है वो बढ़ेगा और हमारा आयात है वो कम होगा। अपने उद्योग धंधों को ज़्यादा विकसित करना चाहिए ताकि हमें
दूसरी जो वस्तुएं हैं उनका आयात ना करना पड़े और स्वदेशी वस्तुओं का अधिक प्रयोग करना चाहिए। इस तरह हम भुगतान शेष को सुधार सकते हैं। जो प्रतिकूल भुगतान शेष है वो ठीक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी असुविधाएं क्या है, इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम थी या क्या क्या कठिनाइयाँ थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली में कहते हैं जिसमें वस्तु का जो विनिमय है यानी कि वस्तु का जो लेन देन है वो वस्तु के रूप में ही किया जाता है। इसमें मुद्रा की अनुपस्थिति होती है यानी कि मुद्रा में कोई भी लेन देन नहीं होता, वस्तु के बदले वस्तु का ही लेन देन होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित होती है उसे हम वस्तु अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की जो कठिनाई थी सबसे बड़ी थी आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। वस्तु विनिमय प्रणाली में हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जिसके पास वो वस्तु है जिसको हमें खरीदना है और हमारे पास वो वस्तु है जो उस व्यक्ति को चाहिए। तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है इस तरह आवश्यकता के दोहरे सहयोग की। तो दोहरे सहयोग की वजह से समय की वेस्टेज होता है। दो आवश्यकता का जो दोहरा सहयोग है उसकी वजह से समय वेस्ट होता है, मेहनत अधिक लगती है। दूसरा, जो वस्तु विनिमय प्रणाली में है व्यापार की जो लागत है वो बहुत अधिक होती है। तीसरा, इसमें हम मूल्य का संचय नहीं कर सकते यानी कि बचत नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम बचत करेंगे तो वो वस्तु के रूप में ही करनी होगी जिससे जो लागत है वो बढ़ जाएगी। तीसरा, जो मूल्य की इकाई है वो समान नहीं होती, वस्तु को वस्तु के रूप में ही बेचा जा रहा है तो हम अनुमान नहीं लगा सकते एक कार का मूल्य कितने घोड़ों के बराबर होगा। तो मूल्य को मापने में भी काफ़ी परेशानी होती है। नेक्स्ट अथवा में जो क्वेश्चन है वो है व्यापारिक बैंक क्या होते हैं, व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक में क्या अंतर है। तो सबसे पहले जो व्यापारिक बैंक है, व्यापारिक बैंक वे संस्था होती है जो लोगों के रुपए या जमा को स्वीकार करती है तथा लोगों को जरूरत पड़ने पर उनको ऋण उपलब्ध करवाती है उपभोग व निवेश के लिए। तो कोई भी ऐसी संस्था जो लोगों की जमा स्वीकार करती है और ऋण उपलब्ध करवाती है उसे हम बैंक कहते हैं। हम देख लेते हैं व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक में क्या अंतर है। जो व्यापारिक बैंक होता है उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जबकि जो केंद्रीय बैंक है उसका उद्देश्य समाज का कल्याण करना है। तीसरा, जो व्यापारिक बैंक है वो लोगों से डिस्कस करता है, लोगों की जमा स्वीकार करता है और उन्हें ऋण देता है, जबकि जो केंद्रीय बैंक है वो व्यापारिक बैंकों का बैंक होता है, वो सीधा जो आम जनता है उनसे डील नहीं करता है। केंद्रीय बैंक जो है वो पूरी सर्वोच्च बैंक होता है, ये पूरी मौद्रिक जो व्यवस्था है उसका संभालता है। जो भी मौद्रिक व्यवस्था बनाई जाती है वो केंद्रीय बैंक द्वारा बनाई जाती है। तो केंद्रीय बैंक का जनता के साथ सीधा लेन देन नहीं होता, जबकि व्यापारिक बैंक का जनता के साथ लेन देन होता है। केंद्रीय बैंक एक सरकारी संस्था है, जबकि जो व्यापारिक बैंक है वो गैर सरकारी और सरकारी दोनों हो सकती है। जो व्यापारिक बैंक है उनके साथ बहुत सारे बैंक होते हैं जैसे पीएनबी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो उनकी आपस में प्रतियोगिता होती है। लेकिन केंद्रीय बैंक है उसके किसी भी अन्य बैंक के साथ कोई प्रतियोगिता नहीं होती, वो सर्वोच्च बैंक होता है। नोट जारी करने का अधिकार है वो केंद्रीय बैंक के पास होता है, व्यापारिक बैंक नोट जारी नहीं कर सकता। इस तरह केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में बहुत सारे अंतर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय मापने की उत्पाद विधि का वर्णन कीजिए। अथवा में हमें आय विधि को हल करना है जिसमें घरेलू आय और राष्ट्रीय आय गिवन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको हमें सोल्व करना है। इस तरह न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखे हैं और आय विधि द्वारा हमें राष्ट्रीय आय निकालनी है। तो आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय निकालने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आय विधि क्या होती है। आय विधि एक घरेलू सीमा के अंतर्गत कारक आय का जोड़ होती है। कारक आय यानी कि उत्पादन के जो साधन हैं भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, उनको जो एक लेखा वर्ष में आय मिलती है उनके जोड़ को जब हम जोड़ देते हैं तो हमें वो शुद्ध घरेलू आय मिलती है और उसमें हम विदेशों से प्राप्त आय जोड़ देंगे तो हमारी राष्ट्रीय आय निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय निकालने से पहले शुद्ध घरेलू आय निकालेंगे। उसके लिए जो हमारे साधन है भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, उनको मिलती है मजदूरी, लगान, क्योंकि भूमि को मिलेगा लगान, श्रमिक को मिलेगी मजदूरी, पूंजी को मिलता है ब्याज और भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम को मिलता है लाभ।
तो इन सब को जोड़ लेंगे तो हमारा शुद्ध घरेलू आय निकल जाएगी। लगान के पार्ट होते हैं, लाभांश है, जैसे वो लाभ का ही एक भाग होता है, वितरित लाभ है वो भी लाभ का ही एक भाग होता है। और इस तरह हम देख लेंगे। तो जो आय विधि द्वारा हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक मिश्रित आय को प्लस करते हैं तो हमारी जो और प्रचालन अधिशेष, तीन चीज़ों को हम ऐड करते हैं तो हमारी आय विधि द्वारा शुद्ध घरेलू आय निकल जाती है। आय विधि में जो शामिल होता है वो होता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और मिश्रित आय। तो कर्मचारी के पारिश्रमिक में जो शामिल होता है वो होता है मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा में योगदान, इसको शामिल करेंगे हम। और मिश्रित आय तो अलग से गिवन है। मिश्रित आय प्रचालन अधिशेष में जो हमारी है वो अन्य चीज़ें होंगी, हमारी जो भी कर्मचारी है उसके अलावा उसमें हमारा निगम कर शामिल होगा।